कभी आसमान से तो कभी जमीन से सगरों से फायर कर रहा है। यानी म्यांमार में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ चुका है। जय हिंद। भारत के पड़ोसी राज्य म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट फरवरी 2021 में हुआ था। वहां के चुनाव में जैसे ही आंग सान सू की सत्ता में आई, वहां के सैन्य अधिकारियों ने उन पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में अनियमितताएं बरती गई है, इसलिए फिर से चुनाव कराया जाए या तो फिर उन्हें कोई भी जगह दिया। बात यहाँ पर दरअसल ये था कि वहां के लोकल लोगों को सैन्य अधिकारियों ने वोट कम दिया था। ठीक है, वहां के संविधान के अनुसार 25% सैन्य अधिकारी शासन सत्ता में भाग लेते आ रहे हैं। चलिए अब इस चीज को हम लोग विस्तार से जानेंगे कि म्यांमार में नस्ल भेद के कारण पहली बार ऐसी दुनिया में पहली बार यह घटना घटी है जहां की कोई भी लोग किसी देश के सैनिक शासन के खिलाफ विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, यानी विद्रोह शुरू कर दिए हैं। तो म्यांमार में एक गृह युद्ध छिड़ चुका है। इसी चीज को चर्चा करते हुए पिछले कुछ दिन पहले यूएनओ में म्यांमार को हथियार सप्लाई के विरुद्ध में एक वोटिंग कराया गया था, जिसमें 119 देश इनके पक्ष में दिया गया था और 36 देश क्या किए थे, अब्सेंट। 36 देश अब्सेंट हो चुके थे। भारत भी उसमें एक अब्सेंट हुआ था और एक देश इसके विरोध में थे। अब म्यांमार को हथियार कौन सप्लाई करता है, तो चाइना, रूस, ये दोनों मिलकर के म्यांमार को हथियार सप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसके कारण सैनिकों का दबदबा ज्यादा बना रहता है। अब जरा सा चेक करेंगे हम लोग कि म्यांमार का इतिहास क्या होता है, तो उसी की चीज के बारे में चलते हैं। देखिए इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैप में आइए देख लेते हैं। तो मैप के अनुसार देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि म्यांमार है और ये आपका भारत का पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, सबसे पहला नंबर आइए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य होते हैं जो म्यांमार से टकराते हैं। ये आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबसे रिलेटेड होते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। कुछ बच्चे लोग ट्रिक भी याद करते हैं। आना मम्मी, आ से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, मा से मणिपुर, अमी से मिजोरम। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आना मम्मी। तो ये हुआ ऊपर से लेकर के नीचे, नीचे से ऊपर भी याद रखिएगा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। फिर देखिए म्यांमार की राजधानी आपका पड़ता है नेपादा और मुद्रा है उसका क्यात। ऐसे बोला जाता है बर्मी क्यात। क्या? बर्मी क्यात। म्यांमार की मुद्रा हो गई बर्मी क्यात और राजधानी नेपादा। अब देखिए राजधानी में भी बड़ा सिलसिला है। पहले म्यांमार की राजधानी थी रंगून, फिर यंगून, अब हो गया नेपादा। ठीक है, तो वह उलटता पुलटता रहता है। जैसे वहां के सैन्य अधिकारी तख्ता पलट करते रहते हैं, राजधानी भी तख्ता पलट होते रहता है, राजधानी भी उलट पुलट होता है। अब देखिए म्यांमार में एक नदी बहती है जिसका नाम इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार के लोगों को द्वारा जीवन का आधार होता है। जीवन का आधार होता है म्यांमार। वहां के लोगों द्वारा इसे अनहद प्रवाह का द्योतक माना जाता है। अनहद प्रवाह का द्योतक माना जाता है। 2 पर्वत का नाम याद रखिएगा, आराकान योमा पर्वत और रखाइन पर्वत। ठीक है, आराकान और यखोइन के बीच में पड़ता है मायू रिवर वैली। याद रखिएगा मायू रिवर वैली। क्वेश्चन भी पूछता है कि मायू रिवर वैली कौन से देश में, तो आपका जवाब हो जाएगा म्यांमार। रखाइन पर्वत कहाँ पड़ता है, तो म्यांमार में। म्यांमार में रखाइन राज्य भी था और आपका आराकान योमा पर्वत। अब जरा सा सुन लेते हैं म्यांमार से रिलेटेड चीज क्या क्या है, फैक्ट क्या होता है। देखिए म्यांमार पैगोडा का देश कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसकी आजादी 4 जनवरी 1948 में हुई थी। म्यांमार की आजादी 4 जुलाई 1948। इतिहास पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जनरल बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ 89% के लोग रहते हैं बौद्ध के लोग, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग। यूं तो यहाँ 135 प्रकार के नस्ल के लोग रहते हैं। 135 प्रकार के नस्ल के लोग रहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बौद्धिज्म है। ठीक है, अब देखिए 1962 से ही सैन्य शासन लागू हुआ था। अब 1962 से सैन्य शासन क्या मतलब है, तो सुनिए 1937 ईस्वी से, यहाँ देखिए लिख दिया है 1937 ईस्वी से पहले भारत का हिस्सा माना जाता था बर्मा। बर्मा अर्थात होता है म्यांमार। 1937 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश, जो भारत पर किसका शासन काल था, ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश का ही भारत पर शासन काल, भारत का हिस्सा म्यांमार। तो 1937 के बाद म्यांमार को क्या कर दिया, एक अलग ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में स्थापित कर दिया। मतलब एक अलग उपनिवेशवाद कर दिया, मतलब तोड़ने का काम कर दिया। ठीक है, अगर वो नहीं तोड़ता उस समय तो भारत के साथ साथ बर्मा भी आजाद हो जाता और बर्मा भी आपका भारत का एक हिस्सा हो जाता। ठीक है, आंग सान भारत बर्मा के राष्ट्रपिता कहलाते हैं और इन्हीं के एक सहयोगी था यू नू। इनकी अगुवाई में 4 जनवरी 1948 को आजादी मिली, लेकिन 2 मार्च 1962 को जनरल बीन ने
याद रखिएगा जनरल बीन, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। देखिए 1962 में ही तख्ता पलट हुआ था और सैन्य अधिकारी वहां के शासन में आ गए। 1962 से लेकर के 1988 तक सैन्य शासन रहा, जिसमें सेना के अधिकारी बदल बदल के क्या करते रहे, वहां के अधिकारी यानी कि शासन सत्ता चलाते रह गए हैं। बोले कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं होगा, एक बार हो गया तो हो गया, हम रहेंगे, हमारे बाद जो अगला सेना अधिकारी होगा वो राज करेगा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसको कहते हैं एक दलीय शासन। ठीक है, तो म्यांमार क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक इस चीज को झेल चुका है, बहुत लंबे समय तक इस चीज को झेल चुका है। अचानक 1989 में बर्मा में एक दिन आ गया, बर्मा का नाम बदल के क्या कर दिया, म्यांमार कर दिया। याद रखिएगा बर्मा का नया नाम क्या हो गया, म्यांमार। ये कब, 1989 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है पहली राजधानी रंगून, रंगून के बाद यंगून, यंगून के बाद नेपादब, नेपादब कब बनी है, तो 2005 में। चूंकि ये लेटेस्ट वाला है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछ सकता है, नेपादब कब, तो 2005 में। अब जरा सुनिए, बर्मा में रंगून में एगो जेल है जिसका नाम है मांडले जेल। क्या है, मांडले जेल। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति 1857, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको अंग्रेजों ने कैद करके रंगून के मांडले जेल में रख दिया गया था। ठीक है, रंगून के जेल में रख दिया गया था बहादुर शाह जफर को, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को मांडले जेल में रखा गया है और बहुत सारे लोगों को वहां पर मृत्यु भी हो गया। ठीक है, इसमें एक बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भी इसी जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ लिखी है, तो बर्मा के मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। और क्वेश्चन जबरदस्त पूछता है, म्यांमार की क्रांति कब हुई थी, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में, रूस की क्रांति 1917 में। भारत में बहुत 4 क्रांति प्रमुख होती है। उसी प्रकार म्यांमार की क्रांति, तो म्यांमार की क्रांति 1988 ईस्वी में। अब सवाल है 1988 में हुआ क्या था, तो देखिए 1962 से लेकर के 1988 तक सैन्य तख्ता पलट रहा। 1988 में आ गया वहां पर इलेक्शन, और इलेक्शन के साथ साथ वहां पर चुनाव हो गया। ठीक है, अब इस सब घटना के जिक्र आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ के जो लोग होते हैं ना, बर्मा के महिलाएं जो होती है गर्दन लंबा रखती है, गर्दन लंबा। ठीक है, उसमें पीतल पहनती है, जिसके कारण जब वो बच्चे रहती है तो उसको समझाया जाता है कि लंबी गर्दन रखना खूबसूरती का निशान होता है। तो खूबसूरती के मामले में बर्मा पूरे वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर आता है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स बताया है। बर्मा में रेगिस्तान के अलावा सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन रेगिस्तान नहीं मिलेगा। भौगोलिक रूप से बहुत ही खूबसूरत देश है बर्मा। ठीक है, पूरे दुनिया में 3रा पोजीशन पर रख दिया है इसको न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, दुनिया का कैमा सबसे बड़ा देश है, तो 40वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कैमा 40वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे रेगिस्तान नहीं, बाकी सब कुछ मिलेगा। पैगोड़ा का देश, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पैगोड़ा का देश कौन सा है, तो पैगोड़ा का देश होता है आपका म्यांमार। यहाँ पे पैगोड़ा जो बनाया था पैगान शासकों ने बनाया था। अभी जो पैगान शासक था पैगोड़ा किसको कहते हैं, तो बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है पैगोड़ा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है। जैसे बोले थे कि मैं आपको शुरू में ही बताया था, भारत और म्यांमार के बीच अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों के टोटल सीमाएं मिलकर के आपका 1643 किलोमीटर है। किलोमीटर, एक दो नहीं, 1643 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें भारत, म्यांमार और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन है जिसको दीफू दर्रा कहा जाता है। याद रखिएगा दीफू दर्रा, क्वेश्चन भी पूछेगा दीफू दर्रा कहाँ है, तो दीफू दर्रा आपका पड़ता है भारत, म्यांमार और आपका चाइना के 3 बिंदु पर। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ पहाड़ियां भी है, अरुणाचल प्रदेश पटकाई, मिस्किमी, नागालैंड से नागा, मणिपुर से मणि और मिजोरम से मिजो। ये सब पहाड़ियां जो क्या होती है आपका बर्मा और भारत के बॉर्डर पर स्थित है। ये सब भी जरा याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं आंग सान सू की के बारे में। तख्ता पलट जो हो रहा है किसके कारण, तो देखिए फरवरी 2021 में आंग सान सू की इलेक्शन में आ चुकी और आशा से अधिक सीट ले आई। ठीक है, जब पहली बार इलेक्शन में ये आई थी तो 45 में से 43 सीट ले आई थी, 45 में से 43 सीट ले आई थी। तो वहां के सैन्य अधिकारियों ने इन पर क्या कर दिया, विरोध कर दिया और जबरदस्ती आंग सान सू की को कैद कर लेते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं। ठीक है, अब वहां के सेना अधिकारियों ने वहां के जो सांसद से मनमुटाव था, जो सांसद नहीं अच्छा लग रहा है, इनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, उनको क्या कर लिया, सत्ता से हटा दिया और वापस उनकी जगह पर अपना अधिकारी को बैठा दिया गया है।
अब हुआ क्या, जो सुनिए, जो सांसद सत्ता से निकल गया, पहले समझिए, जो नेता सांसद सत्ता से निकल गया वो अपना सपोर्टर को जमा कर लिया। सपोर्टर को जमा करने के बाद एक फोर्स गठित किया जिसका नाम दिया गया पीडीएफ, है ना, पब्लिक डिफेंस फोर्स। वो क्या करता है, उस सेना जो तख्ता पलट करने के बाद जो अधिकारी बैठा हुआ है प्रशासन में, उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। और सेना क्या कर रहा है, कभी आसमान से तो कभी जमीन से सकरों से फायर कर रहा है, यानी कि उन गरीब लोगों पर, यानी कमजोर लोगों पर जबरदस्ती मार काट के एकदम फैला खून खराबा। म्यांमार में एक तरह से गृह युद्ध छिड़ चुका है, ऐसा कि मत पूछिए, ठीक है। इसी चीज को लेकर के यूएनओ में लगातार म्यांमार के राजदूत इस चीज को याचिका दे रहे हैं कि इसको सभी लोगों से आग्रह है कि दबाया जाए, शांत कराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आंग सान सू की के बारे में विशेष चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, कि आंग सान सू की क्या है, नहीं है। उन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला है, शांति में नोबेल प्राइज 1991 में, फिर 1992 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। अब यहाँ से एक सवाल और पूछ लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, इस पे बात करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के आपसी मतभेद विवाद को निपटारा करने हेतु जो भी कदम उठाए जाते हैं और वो सक्सेस हो जाता है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। ये 1992 में मिला था किसको, आंग सान सू की को, और 1991 में मिला था नोबेल शांति पुरस्कार। इनके बारे में विशेष चर्चा हम लोग और करेंगे, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा द्वीप कक्षा थी, वो द्वीप पर एक विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम मिलते हैं, धन्यवाद। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश था, है ना, और भारत के सबसे लास्ट छोर NH-58, भारत के सबसे लास्ट छोर NH-58 याद रखिएगा, जो म्यांमार से टकराता है, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत और म्यांमार का, सुनिए जैसे कालादान प्रोजेक्ट हो गया, सितवे बंदरगाह हो गया, कोकोलैंड से रिलेटेड हो गया। तो कालादान परियोजना क्या है, तो भारत जलीय मार्ग द्वारा बर्मा से जुड़ना चाहता है अपने पूर्वी क्षेत्र को, चूंकि एकमात्र सिल्लीगुड़ी ही रास्ता है जहां से पूर्वी क्षेत्र में जाया जा सकता है, इसलिए दूसरा परियोजना डेवलप किया जा रहा है, सितवे बंदरगाह, जो कालादान योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब कालादान योजना क्या है, सितवे बंदरगाह क्या है, इन सब की चर्चा हम विशेष रूप से अगले टर्म में करेंगे। विशेष रूप से यहाँ पर हम लोग म्यांमार के रियल फैक्ट लेकर के आए थे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। हमारी मुलाकात नेक्स्ट में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।